जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं शानदार क्लास। प्यारे साथियों, टीआरई 4.0 आप सभी लोगों के सामने है, साथ ही साथ टीआरई 5.0 भी लाइन में है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, ना अभी तक मिली है इतिहास में। ध्यान रखना, इतिहास में नहीं मिली है। जब 10वीं 12वीं पास वाले जबरदस्ती भर्ती कर दिया गया था, उसको छोड़ दिया जाए, उस समय 10वीं 12वीं पास भी नहीं होते थे। आज इतनी भारी भरकम स्थिति है बेरोजगारी की, उस समय में एक अपॉर्चुनिटी है, बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। और मैं बता दूं आपको, आने वाले 10 सालों में इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी, पहले ही जान लीजिए। इसलिए इसमें पढ़कर मेहनत करके सिलेक्शन ले लीजिए, रेडी रहिएगा। इसके बाद फिर मौका, फिर इक्का दुक्का वाला मिलेगा, फिर 10 गुना मेहनत और 1% सीट, यही काम होगा। ठीक है, इसलिए मेहनत कर लो भाई साहब, टाइम है अभी। आज मेहनत कर लोगे, कल आराम से मौज करोगे। HMPV वायरस आ गया तो आ जाए, बैठे क्लास करे, उसमें क्या है। वायरस वायरस सब नहीं मरेंगे। वायरस आ गया, अगर बच गए तो गरीबी तब भी तो खाएगी भाई। वायरस आ गया, पूरी दुनिया में आधे लोग मर जाए। कोरोना आया, करोड़ों लोग मर गए। जो बचे उनके लिए गरीबी है ना, बेरोजगारी है ना, तंगहाली है ना। तो जहां रहो सुरक्षित रहो, लिविन ना करो ज्यादा इधर उधर, आराम से जगह बैठो, पढ़ो लिखो। तुम्हें कौन सा दुनिया उलटना है, अभी पढ़ाई लिखाई करो। चलो, जीवन में शांति और स्थिरता, संतुलन, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में संतुलन बैठाना सीख लिए तो आप कभी कष्ट में रहने वाले नहीं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है, या तो हम बहुत ज्यादा सुखमय जीवन की अपेक्षा करते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा कष्ट में जीने लगते हैं। दोनों ही हमारे लिए बहुत उचित नहीं है। इसलिए जब संतुलन में रहेंगे तभी कुछ बेहतर एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? संतुलन में अपने आप को भी रखिए, अपने समय को भी संतुलित रखिए। आप दिन भर क्या कर रहे हैं, आपके दिनचर्या की आपके पास एकदम जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करिए कि लगातार सुधार, थोड़ा थोड़ा सुधार। अचानक से सुधार पर हम लोग बहुत ज्यादा बल देते हैं कि अभी तो हमारा राशन कार्ड में नाम चल रहा था, बस आज राशन कार्ड से नाम कटे और कल ही हम चुनाव हो विधानसभा को, उसमें जीत के विधायक बने, परसों ही मंत्री बने। ऐसी सिचुएशन किसी एक के साथ कभी हो गई होगी। इसलिए सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूटी के साथ चलते जाइए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे चलते रहिए। धीरे धीरे चलते रहिए का मतलब है सही दिशा में चलते रहिए, थोड़ा शानदार तरीके से एनालिसिस करते हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 जरा देखिए क्या कह रहा है। वॉइस कम है, जरा एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस कम है, ये क्लियर करिए। तो पहले जो वॉइस कम है कहेंगे, इनको पहले मैं ब्लॉक करवाऊंगा। हमारे आंख के सामने अगर उल्टा पुल्टा कमेंट किए, मैं 10 बार बता चुका हूं, अगर वॉइस कम है, नहीं सुनाई दे रहा, एक बार बंद करके दोबारा चालू करिए करो। पहले आके खराब है कमेंट करे। चलो देखो क्वेश्चन 1 देखो, क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। कौन सी संरचना है क्राल, बताओ सभी लोग। क्राल क्या है, सभी लोग बताइएगा। ये क्राल है क्या, पहले ये तो जानो। अगर ये नहीं जानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, क्रॉल क्या है। क्रॉल प्यारे साथियों मसाई जनजाति का नाम सुने हो, मसाई जनजाति का निवास स्थान है। ठीक है ना, आप मसाई सकाई ये सब जनजातियां आप लोग बहुत सुनते होंगे। ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा। ये कहां पर पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। हालांकि इसका आंसर बहुत उचित तो नहीं लग रहा है, लेकिन आयोग द्वारा यही माना गया है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। उसका सिर्फ एक रीजन है कि ये तंजानिया के साइड भी पाई जाती है, तंजानिया के थोड़ा नीचे भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है। मुख्य रूप से जो पाई जाती है ये वो पाई जाती है, जैसे इरिट्रिया हो गया, ठीक है ना, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, सूडान हो गया, इन सब क्षेत्रों में। ठीक है, सोमालिया हो गया, इन सब क्षेत्रों में पूरा का पूरा ये पाई जाती है। समझ रहे हो ना किस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, उसी रेंज में पाई जाती है। और उसी का निवास क्या होता है, क्रॉल के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई साहब,
क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वॉइस देख लो, देख लेता हूं भाई। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज चेक करना वॉइस। हेडफोन लगा के चेक करो मालिक, सुनाई दे रहा है कि नहीं बच्चों को। देखिए, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है, आप सभी को बताना है। भारत में है, रूस में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कनाडा में है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कुल यहाँ पे क्या बोला, बड़े बांधों की संख्या। ध्यान समझना, बड़े बांधों की संख्या बोला गया है, इसको याद में रखिएगा। तो कहां पर है कुल बड़े बांधों की संख्या? तो कुल बड़े बांधों की संख्या ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, कुल बड़े बांधों की संख्या कहां है प्यारे साथियों? कुल बड़े बांधों की संख्या ध्यान में रखिएगा, चाइना में सबसे ज्यादा है। कहां पर? चीन में सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ई तो है नहीं, मैं बार बताता हूं, ई नहीं तो डी लगा देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखिए, बस सिलेक्शन लेना है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? सबसे शुष्क डेजर्ट कौन सा है इनमें से? सहारा है, सुनरन है, तकलामकान है, या अटाकामा है, या इनमें से कोई नहीं है, या एक से अधिक है? सभी लोग बताइएगा सबसे शुष्क डेजर्ट कौन सा है, आप सभी लोगों को आंसर करना है। अब इसमें देखिएगा, आप सभी लोगों से जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, आप सभी लोग उसमें फंस भी सकते हैं, इसको याद में रखिएगा। ठीक है ना, फंस भी सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, जैसे एक तो दुनिया का पूछ रहा है, दूसरा सबसे शुष्क पूछ रहा है। ठीक है ना, सबसे शुष्क डेजर्ट इसमें से पूछा गया है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक है, हाँ, अटाकामा चिली और पेरू की सीमा पर स्थित है। बहुत बढ़िया बात है, ध्यान में रखिएगा, नहीं तो हो जाएगा काम खराब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। चिली आप सभी लोग जानते हैं। अभी चिली से एक क्वेश्चन और क्या पूछा गया था, सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश है। सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश है, अक्षांशीय विस्तार वाला देश है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और सभी लोग बताइएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? कौन सी ऐसी कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है, आपको बताना है। तो लैंड लॉक कंट्री कौन सी होती है? ऐसी कंट्री जिसके चारों तरफ क्या है, लैंड ही लैंड है, जिसके चारों तरफ क्या है, लैंड ही लैंड है। इसको ध्यान में रखिएगा, स्थल ही स्थल है। समुद्र से पानी से सीमा लगती नहीं। पानी से सीमा न लगने का मतलब है कि समंदर से न लगे, ओशियन से न लगे। इसको याद में, इसका मतलब है नहीं नदी जा रही है तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं। तो बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। अब भाई साहब ये क्वेश्चन लेवल ठीक ठाक है इसका ना, अगर मैप की जानकारी नहीं तो आप पटरा हो जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, इसमें से हंगरी की सीमा नहीं लगती है, ये लैंड लॉक्ड है, इसको याद में रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, अकतरुई, यूरोबूट जारो, याद है? 2-3 सभी महासागरों से लगभग लगने वाले देशों के बारे में बताया था, सागरों से लगने वाले देश। तो अगर वो ट्रिक से जुगाड़ लगाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं, जितना पढ़ो उसके लिए ये खोले रहो, ये बुद्धि खोलना। और तुम्हारे साथ एक ही काम हो रहा है, यही बंद किया जा रहा है तुम्हारा ये, क्योंकि ये बंद हो जाएगा तो करने लगोगे, जो भैया कहेंगे वही करोगे। तो ज्यादातर दुनिया तो इसी चीज की आदी है कि तुम उनके गुलाम बन जाओ, फॉलोवर बनाते हैं, गुलाम बन जाओ, फॉलोवर। ठीक है, तो गुलाम ना बनो, जागो, उठो जागो, कुछ अच्छा करो। चलो देखो, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप ऐसा है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सभी लोग बताइएगा। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसमें बताइए, बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, या द्वीपों के क्रम बताइए। 3 बार इसको बता चुका हूं कम से कम, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बताया ना, ग्रीनलैंड, यहीं से ना उठाओ, न्यू गिनी,
बोर्नियो, ठीक है। मेडागास्कर, मेडागास्कर ध्यान रखना हिंद महासागर में स्थित है, इसीलिए तुम लोग मेडागास्कर लगा दे रहे हो, ठीक है ना, इसीलिए सिर्फ तुम लगाए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, इसीलिए आप क्या लगा दे रहे हो, मेडागास्कर ही लगा दे रहे हो। इसको याद में रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। 4% लोग मात्र मारे हैं, पटरा हो गए, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, नहीं तो भाई हो जाएगा गड़बड़ यहाँ से काम, ठीक है ना। सबसे बड़ा द्वीप जब पूछेगा तो ग्रीनलैंड याद रखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप। ये किस महाद्वीप में है जरा बताना, सबसे बड़ा द्वीप है, किस महाद्वीप में है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको कैसे पूछेगा, फिजिकली ध्यान में रखिएगा, फिजिकली अगर आप देखोगे तो ये किसका हिस्सा है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। बट अगर इसको पॉलिटिकली देखेंगे तो पॉलिटिकली किसका नियंत्रण है इस पे, बताओ सभी लोग, पॉलिटिकली किसका नियंत्रण है, डेनमार्क का। समझे नहीं समझे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, पॉलिटिकली एंड फिजिकली, नहीं तो बन जाओगे बोरा और पढ़ के आओगे पॉलिटिकली, मार के आओगे, कहोगे उत्तर भाई गलत दिया, हमारे साथ धोखा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन देखो भाई सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट नहीं है, आपको बताना है। तो इक्वेटोरियल कमेंट, सॉरी इक्वेटोरियल नहीं पूछ रहा, मेडिटेरियन पूछ रहा, भूमध्य सागरीय पूछ रहा है, मेडिटेरियन क्लाइमेट कहां पर नहीं है। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट अगर आप देखोगे, मेडिटेरियन क्लाइमेट, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट प्यारे साथियों कहां पर है, इसका एक तरीका है, इसका तरीका यह है 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, 45 डिग्री, चाहे नॉर्थ की बात करें चाहे साउथ की बात करें, इसी बीच में यह जलवायु पाई जाती है। ये किसकी बात कर रहा हूं, अक्षांश की, ध्यान में रखना, ठीक है। अक्षांश में ही जलवायु नापी जाएगी, इतना तो बुद्धि हो गई, कोई पढ़ते पढ़ते नहीं, जिनको है वो पढ़ते रहे, उनको मैं सब 4 बार बताता हूं, बस टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। हाँ, बस डेली क्लास लेंगे सब याद हो जाएगा। अब इसमें से कौन नहीं, ये क्वेश्चन देखो किस लेवल का है, कभी आपने सोचा है, कितना अपर लेवल का, इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं सकते हो सामान्य तरीके से। सबर है नहीं सबर है, सबर है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा। क्योंकि पंपास जो है ये रेन शैडो जोन में स्थित हो जाता है, रेन शैडो जोन में स्थित हो जाता है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं पंपास को क्या बोला जाता है, अर्जेंटीना का हृदय बोला जाता है, अर्जेंटीना का हृदय बोला जाता है। इसको पंपास को 40 बार ये सवाल कम से कम पूछा गया होगा, ठीक है, इसको याद में रखिएगा। साथ ही साथ एक बार और एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये पता है ये बीपीएससी है, ये बिहार शिक्षा बोर्ड और यूपी शिक्षा बोर्ड ये नहीं है लिव विभाग पूछेगा। अभी जो परीक्षाएं हो रही इसी को यूपी पीएससी को दे देंगे, यूपी वाली वैकेंसी, तो देखिएगा क्वेश्चन का स्तर चेंज। जो 40 साल से पढ़ा रहे थे पढ़ रहा हो गया, भैया आ ही नहीं रहा है, पढ़ा दिए पूरा ये को नहीं, समझे नहीं समझे, क्योंकि तरीका पैटर्न चेंज कर दिया। अर्जेंटीना बेसिकली किस में आता है, इसी में आता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट में आता है, बट इसका ये हिस्सा नहीं आता है, और यही हिस्सा उठा उसने डाल दिया, अब बच्चा लपेट उठेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां क्वेश्चन देखो भाई, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, सभी लोग बताइए रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, आप सभी लोग बताइएगा। भारत है, चीन है, ब्राजील है, जापान है, इनमें से एक से अधिक है या कौन है। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ रेशम मार्ग हमारे भारत देश से ही होकर जाता था। भारत की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम से होकर जाता था, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट से होकर जाता था। इस पर किसने कंट्रोल किया था, कनिष्क के समय में इस पे नियंत्रण किया गया था, ठीक है ना। इस पे कंट्रोल जब किया गया तो यहां से क्या वसूला गया राजा, टैक्स, और टैक्स से ही पैसा बढ़ा।
इंडिया की इकोनॉमी के ग्रो अप होने में एक बहुत बड़ा रोल है कनिष्क का। मैं इसके पहले बोल चुका हूं, कनिष्क पर बहुत बड़े बड़े शोध की जरूरत है। हम कनिष्क के बारे में जनबे नहीं करते। परीक्षाओं में झोला भर भर के सवाल पूछना चाहिए इससे, जिससे लोग पढ़ें और जानें। अशोक के बारे में हम जितना सवाल पूछते हैं, कनिष्क के बारे में उसका अठन्नी नहीं पूछते। और जबकि कनिष्क ने किसी भी मामले में अशोक से कम योगदान नहीं दिया बुद्धिज्म में, ध्यान रखना। अगर कनिष्क ना होता तो बुद्धिज्म आज तक खत्म हो गया होता, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि महायान शाखा ही दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंड की है, और महायान शाखा को प्रमोट करने वाला कौन था? कनिष्क। सबर नहीं सबर? तो इसने इस चीज को प्रमोट किया और सिल्क रूट पर सिंध कंट्रोल किया। चीन है, ठीक है। चीन का जो सेनापति था उस समय कौन था? पांचाओ। पांचाओ से कनिष्क ने 2 युद्ध लड़े थे। कनिष्क ने 2 युद्ध लड़े थे, खूब पूछा जाता है। कनिष्क ने 2 युद्ध लड़े थे। एक युद्ध में हारा था पहले में, और दूसरे में जीतता है। दूसरा जीता, पहला हारा, ठीक है। तो दूसरा जब जीतता है तो ये क्या कर लेता है? उसकी बेटी से शादी भी करता है, ठीक है। पहले ये होता था, जब अगर बाप हार जाए, इस तरह की कोई व्यवस्था बन जाए, तो उसकी बेटी से विवाह किया जाता था, जिससे दोबारा अटैक ना करे, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सभी लोग। 8th क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? आप सभी लोग, ये पुराना क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसको अपडेट करके आंसर बताऊंगा। अभी जबकि ये बात है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे तो 2020 के आसपास का पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एक समय था अमेरिका तेल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे पहुंच जाता है, ठीक है। और अमेरिका के बाद सऊदी अरब क्या हो जाता है? दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पुराना है। करंट में डेटा क्या है? करंट में डेटा क्या है भाई साहब? तो रूस सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहा है। रूस सर्वाधिक तेल का उत्पादन कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक तेल का उत्पादन कर रहा है। और दूसरे नंबर पर अमेरिका है, इसको ध्यान में रखिएगा। और तीसरे नंबर पर सऊदी है। सऊदी तेल का उत्पादन अभी थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, अभी तक अमेरिका ब्रेक किया हुआ था, ठीक है ना। इसको याद में रखिएगा। चूंकि रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, तो रूस ये सोच रहा है हम जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे पैसा हमें उतना मिलेगा, क्योंकि युद्ध में पैसे की जरूरत है। आपको क्या लगता है इस युद्ध से किसी एक ही देश को नुकसान होगा? चौपट हो जाएगा। अपने कारण उन्होंने ये लड़ाई जो छेड़ी है, आपको आसान लग रहा है? लड़ाइयाँ आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सभी लोग, बताइएगा। कह रहे हैं 10,000 BC में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? आज से मोटी मोटा 12,000 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी? जरा बताइएगा। आज से लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी? जरा बताना सभी लोग। तो दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी? दुनिया की पॉपुलेशन थी 10 लाख। और 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन। या इसी को कहें 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख होता है। तो इनमें से हम क्या चुनेंगे? ई चुनेंगे ऑप्शन, ठीक है ना। ई चुनेंगे क्योंकि कोई इसमें से है ही नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताइए। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्यों? एक ही बार पूछा है, दोबारा नहीं पूछा है, लेकिन आपसे हो सकता है सेम उठा के डाल दे। भाई जब TRE 1, 2, 3 और 3 में 2 बार पेपर हो चुका है, 4 पेपर हुए हैं, उठा के देख लो, सब BPSC क्वेश्चन सब। तो 4-5 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी सब। हाँ, तो इसलिए सचेत रहिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। आपके सिलेबस में पॉलिटी मेंशन नहीं है, बट पॉलिटी के 7-8 सवाल पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी भी करवाऊंगा, ध्यान में रखना, ठीक है। बस पढ़ते जाना। क्वेश्चन देखिए भाई। कोकोस प्लेट, देख रहे हो क्वेश्चन, किसके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किसके बीच में पाई जाती? इसी को कोको प्लेट भी लिखा हुआ आप पा सकते हैं। कोकोस प्लेट आप देखो ये है कहाँ भाई साहब, पहले इसको समझिए। आप जानते हो 20 तो छोटी प्लेट है, लगभग 7 बड़ी प्लेट्स हैं ना, कहीं 6 मिलता है, ठीक है। तो इसको याद में रखिएगा, अमूमन 7 ही लिखा जाता है। तो बड़ी प्लेट से क्वेश्चन पूछता है,
कुछ ही छोटी प्लेट है, जैसे नजका हो गई, कोकोस हो गई, ऐसे पूछ लेता। तो आप उनमें देखिए कोकोस प्लेट कहाँ है, तो ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत महासागर बेल्ट से लगी हुई प्लेट है। प्लेट क्या है भाई साहब, तस्तरी। प्लेट क्या है, प्लेट का अर्थ होता है जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, ये जैसे ऊपर से कवर चढ़ा हुआ ऐसे थोड़ी है। जैसे हम मोबाइल जो यूज करते हैं वो मोबाइल वैसे थोड़ी, उसका अंदर अगर फोड़ेंगे तोड़ेंगे तो आप देखिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स उसमें लगे होते हैं। हम अपने आप को तोड़े फोड़े भी किसी इंसान को पकड़ के फाड़ दो, दिल उधर निकल के धड़क रहा है, किडनी उधर भाग रही है कि फेफड़ा उधर कूद रहा है, यही सब तो होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वैसे बाहर से जो लेपन किया गया हमारी पृथ्वी ऐसे दिखती है, अंदर से आप देखोगे तो ये प्लेट्स पर टिकी हुई, ऐसे जुड़ी हुई, जैसे फुटबॉल होता है ना, इसीलिए फुटबॉल से तुलना की जाती है। जैसे फुटबॉल को गूंथ कर उसको जो है सिलकर एक में कर देते हैं, वैसे पृथ्वी है, ये सब चल रही है। और नीचे इसमें क्या है, पानी भरा, ऐसे समझ लो लिक्विड भरा हुआ है। उसी लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और ये मैग्मा जब अर्थ पर आ जाता है, अर्थ पर जब आता है तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थ पर इसको लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, पूछा गया, लावा बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारी पृथ्वी बनी हुई, इन्हीं प्लेट्स के बारे में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा भाई। रेलवे के लिए कल से बैच स्टार्ट हो गई है, मैंने पहली क्लास ले ली है, 10 बजे क्लास चलती है, उसको रेलवे के नाम से आप बैच उसको देखेंगे, उसी में वो मिलेगा। ठीक, दूसरी बात, 2 बजे वाली क्लास अब आपकी नहीं चलेगी। मैंने पहले बोला था क्लास चलने न चलने पर मेरा नियंत्रण नहीं होता है, वो मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। रस्ट बाउल क्या है, पहले इसको जानिए। तो रस्ट बाउल क्या है इसको समझिएगा। रस्ट बाउल प्यारे साथियों लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, लौह उत्पादन के लिए जाना जाता है रस्ट बाउल को। किसके लिए, लौह उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब बताइए जरा, ये भैया किससे, ये क्वेश्चन देख रहे हो, लेवल देख रहे हो इसको। अब पीआरटी में पूछेगा ज्यादा, पीआरटी में ही उठा उठा कैसे कठिन कठिन क्वेश्चन डाल रहा है कि बच्चे लौट जा रहे हैं, तुरंत नहीं पढ़ेंगे अगर सही से, भूल जाइए, सब जमाना चला गया वो 5 साल पहले वाला। अब भाई साहब आयोग को चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि कह रहा है कोचिंग वाले माफिया हो गए, इसीलिए कह नाक में दम किए पड़े। सिलेबस रिलेटेड पैटर्न निकाल के आपको टीचर तुरंत धड़ाम से दे रहा है, 2 मिनट में। नोटिस आई नहीं धड़ाम साहब के सामने, ऑनलाइन एजुकेशन। ऑफलाइन वाले गुरु सो रहे हैं, चलेंगे पहुंचेंगे क्लास खोलेंगे, तो अंतर हो गया कई चीज़ों का। समझ रहे नहीं समझ, कई चीज़ों का अंतर आ गया, हार्ड एंड फास्ट लाइफ बन गई। तो ग्रेट लेक्स रीजन के आसपास का जो क्षेत्र है वो लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है, और इसी के अंतर्गत रस्ट बाउल वाला इलाका पूरा पूरा आता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12th क्वेश्चन देखिएगा भाई, 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। कॉफी पोर्ट किसे भाई साहब दुनिया का कहवा पत्तन या कॉफी पोर्ट कहा जाता है, इसको ध्यान रखें। कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है, मैंने बताया था, आप नॉर्मली जाते हैं किसी होटल में तो आपको कई सारे 18 साल 19 साल के या उससे कम उम्र के बच्चे काम करते हुए मिलते हैं। किसी का नाम संतोष है, किसी का नाम दिनेश है, तो कहते हैं संतोष कॉफ़ी लाओ तो संतोष कॉफ़ी लाएंगे। कौन लाएंगे कॉफ़ी, संतोष। अब गलती किए तो साउ पालो मारो तुरंत। ये क्वेश्चन यार अपने आप में भयानक है भैया, ध्यान रखना। संतोष कॉफ़ी लाएंगे, ध्यान रखना, ठीक, नहीं तो पटरा हो जाएगा भाई। देखो देख लेना भाई, देखो 35% लोग बाहर है, जबकि इस क्वेश्चन को मैं 10 दिन के अंदर एक बार आया था क्वेश्चन कहीं कहीं। ठीक है, तो थोड़ा बस अपडेट रहो, सचेत रहो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे, आपको बताना है। एक स्वराज पार्टी बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, क्योंकि विधान परिषद चुनाव को लेकर, या विधानसभा लिख लीजिए, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या हो गया था, मतभेद हो गया था कि विधानसभा के चुनाव में हम पार्टिसिपेट करेंगे और या नहीं करेंगे। कुछ लोग कहे गांधी अभी जेल में है, जब आएंगे तो वही डिसीजन लेंगे करना है कि नहीं करना है। कुछ लोग कहे अच्छा गांधी जेल में रहेंगे तो हम भाग ही नहीं लेंगे, लेंगे भाग। ठीक, तो इसीलिए एक ग्रुप बन जाता है और उनमें से लोग कुछ हट के जो है एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है स्वराज पार्टी। 1923 में इसको बनाया जा रहा है इलाहाबाद में।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 1923 में कौन बना रहा है? तो चित्तरंजन दास, और कौन उनके साथ हैं ये आपको बताना है। तो चित्तरंजन दास दो ही जगह पे ऑप्शन में है, एक जगह तिलक दिए गए हैं, कंफ्यूजन को कोई जरिया नहीं है, दूसरी जगह मोतीलाल नेहरू दिए गए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे, इसको याद में रखिएगा, अपने जमाने के बहुत बड़े वकील थे। ठीक है ना, जिन्ना भी बहुत फेमस वकील थे, जिन्ना हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, शप्रू हो गए, ठीक है, भूला भाई देसाई, ये सब लोग बहुत बड़े बड़े वकील थे। ठीक है, तो इसे जिन्नब कहने पे जो है 10 लाख लोगों को मार डाला गया। जिन्ना वकील है, उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। ठीक है, सब दिमाग वाले लोग हैं, मर रहे हैं, ये कहे अल्लाह के लिए मरेंगे, तलवार डाल दिए पेट में, लो मर गए। 10 लाख लोग मरे, हिंदू मुस्लिम दोनों मिला के। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सभी लोग बताइएगा। 14वां क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? सभी लोग बताइए। रोलेट एक्ट, 1919 ईस्वी का अधिनियम, जलियांवाला बाग कांड, या गांधी जी एवं अन्य नेताओं की गिरफ्तारी में? 6 अप्रैल 1919 डेट सहित लिखा है, डेट सहित पता होना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है 1919 में एक एक्ट आता है जिसे आप क्या बोलते हैं? रोलेट एक्ट बोलते हैं। और रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या हो जाता है भाई? इसे बोला जाता है काला कानून। ये क्या है? काला कानून है, क्योंकि इसमें उठाकर व्यक्ति को सीधे जेल में ही डालना है। ना अपील, ना दलील, ना अपील, ना दलील और ना वकील, सीधे उठाए कि 2 साल के लिए जेल होती थी, 2 साल के लिए जेल उठा के डाल देंगे, समझे? तो काला कानून इसको बोल दिया गया। इसी पर विचार करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किए गए। हम लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल ही यहाँ पर डेट लिखा है, तो एक्चुअल में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हम पहुंचे थे। ठीक है ना? अब देखिए, बहुत बढ़िया, 94% लोगों ने, कुछ लोग सी लगा रहे हैं, मुझे आशा थी कुछ लोग लगाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कितने तारीख को हो रहा है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 13 अप्रैल, 13 ऑफ अप्रैल 1919 को हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना के बाद हुआ? क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने करवाया भी है। किस घटना के बाद हुआ? तो 9 अप्रैल को एक घटना हुई थी। 9 अप्रैल को दो प्रमुख नेताओं सतपाल चौधरी और सैफुद्दीन किचलू, पूरा लिख लेना नाम, डॉक्टर सतपाल चौधरी और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन्हीं की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है जलियांवाला में एक बैठक बुलाई जाती है, जहां पर जनरल डायर के द्वारा गोली चलवा दी जाती है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15th क्वेश्चन देखिए और सभी लोग आंसर करिए। क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? क्वेश्चन देख रहे हो, क्या शानदार क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेजों के प्रति जो रुख था, उसकी सरकार के प्रति जो रुख था, कब से थोड़ा टाइट होने लगा कि भाई हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। शुरू में आप देखेंगे तो सरकारी प्रथम अधिवेशन जो हो रहा है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हो रही, फाउंडेशन हो रही है इसकी भाई साहब, फाउंडेशन हो रही है। ठीक है ना? कहां पर हो रही है? बंबई में हो रही है। ठीक है, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हो रही, पूरा लिख लेना अपना। ठीक है ना? संस्कृत विद्यालय में हो रही है। संस्थापक कौन है? फाउंडर मेंबर कौन है इसके? तो फाउंडर मेंबर आप देखोगे तो ए वो ह्यूम है, एलन ऑक्टोवन ह्यूम, याद में रखिएगा, एलन ऑक्टोवन ह्यूम इसके फाउंडर मेंबर है। पहले अध्यक्ष कौन है भाई साहब? प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष हैं WC बनर्जी। कौन है? WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इलाहाबाद जैसे मद्रास या कलकत्ता, लाहौर, क्वेश्चन देख रहे हो क्या लेवल है क्वेश्चन का? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब तीसरा अधिवेशन होता है जो कि मद्रास में हुआ था, ये भी पूछा गया है किस अधिवेशन से कांग्रेस की जो नीतियां थी वो सरकार के प्रति कठोर हो गई, किस अधिवेशन से पूछा है, आसान नहीं पूछा है। तो तीसरा याद रखिएगा। और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने की थी? बदरुद्दीन
तैयब जी ने की थी, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बताइए। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जा रही है, और ये स्थापना किसके द्वारा की जा रही है आप सभी लोगों को बताना है। एनी बेसेंट, अरविंद घोष, तिलक या श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो किसके द्वारा की जा रही है प्यारे साथियों, ये जुगाड़ किया जा रहा है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको लंदन में, याद में रखना। यहीं पर इन्होंने एक हॉस्टल बनाया था जिसका नाम क्या रख दिया गया था, इंडिया हाउस। और यहीं से क्या किया जाता था, भारत की स्वतंत्रता के लिए पंपलेट वगैरह बांटे जाते थे। ठीक है ना, इसको याद में रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई साहब सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 18वां देखो जरा। 18th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी जब कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह तनाव में रखने की प्रतिक्रिया बताई। कह रहे अंग्रेजों ने ये कहा कि जो है ये कांग्रेस का विद्रोह है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है, असह तनाव में लोगों को रखा है, इसलिए लोगों ने विद्रोह किया है। बताइए, चौरी चौरा घटना, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो या सविनय अवज्ञा। क्वेश्चन देख रहे हो, अब बुद्धि नहीं लगेगी, जरा सा आगे पीछे हुआ पटरा हो गए, है कि नहीं है, देखिए जरा। तो ये सब क्वेश्चन अलग से कलेक्ट करके रखो, अलग से। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन डेट क्या है, 8 अगस्त 1942। मैंने बताया कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, बताइए। नारा किसने दिया, नारा ये स्लोगन किसने दिया, ये नारा किसने दिया, बताइए। भारत छोड़ो किसने कहा, भारत छोड़ो किसने लिखा इस चीज को, मेंशन किसने किया। और इसी में नारा क्या दिया गया था, करो या मरो। दोनों नारा ध्यान में रखिएगा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। दोनों बात कही गई थी, एक तो ये भी बात कही गई थी भारत छोड़ो वाली, दूसरी बात ये भी कही गई थी करो या मरो वाली। इन्होंने ही इसको लिखा था। करो या मरो के रेफरेंस में ध्यान रखिएगा, जब ये न दिया हो या ऐसे पूछा जाए लोकप्रिय किसने बनाया, तो लोकप्रिय वाली लाइन याद रखिएगा, लोकप्रिय किसने बनाया, तो गांधी ने। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि करो या मरो का नारा लिखा किसने और गांधी ऑप्शन में दिया गया हो, फिर भी गांधी मत मारना, इसको ध्यान में रखिएगा, तब ई मारना। अगर लिखा पूछा, शब्द लिखा है तो, और किसने दिया लिखा है तो गांधी दिया है तो गांधी लगा देना। ठीक है ना, या ऑप्शन ई अगर है तो ई वहां पे लगाना, अगर ऐसे पूछे किसने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने निम्न में से किस एक में उपस्थित हुए। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी किस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। षष्ठी बाई योगेंद्र सर, पढ़ते रहिए, डेली सुबह 8 बजे क्लास चलती है। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन एक मेंबर के नाते दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, इसको आपको याद में रखना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कई लोग शामिल हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कई लोग शामिल हुए थे गोलमेज में, जिनमें एक नाम अंबेडकर का है, अंबेडकर शामिल हुए। ठीक है ना, एक नाम तेज बहादुर सप्रू का भी है, इसको भी याद में रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी शामिल हुए थे, ये भी वकील थे, बहुत फेमस वकील थे ये भी। ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, अभी इसको करवाया था मैंने जल्दी में ही। बताइएगा, जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निम्न को छोड़कर सभी में बहुमत प्राप्त किया था। तो किसे छोड़कर सब में बहुमत प्राप्त किया था आपको बताना है। तो बंगाल, असम, पंजाब और सिंध क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। इनको छोड़कर बाकी सब में बहुमत प्राप्त किया था। कुल 11 प्रांतों के लिए चुनाव हुए थे, 7 में, और बाद में गठबंधन से भी सरकार बनी थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत ज्यादा हितकारी साबित हुआ था। और इसी के बाद कांग्रेस द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार में, ध्यान में रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हो जाता है और उसमें भारत को शामिल कर दिया जाता है, भारत को शामिल करने के खिलाफ, शामिल करने के खिलाफ कांग्रेस मंत्रिमंडल क्या कर देता है, इस्तीफा दे देता है। कांग्रेस मंत्रिमंडल क्या कर देता है भाई, इस्तीफा दे देता है, इस्तीफा दे देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टीआरई 4.0 में सबको टीचर बनना है, इसको याद रखना, एकदम जान लगा दो पूरा। एक गरीबी, जहालत और बेइज्जती, इन सब से अगर तुम्हें निकलना है तो पहला काम रोजगार हासिल करना है। समझ रहे हैं? हाँ, इसको याद में रखिए। इस्तीफा देता, वो डेट क्या थी, मैं पूछना ये चाहता हूँ, डेट क्या थी बताओ जल्दी। उसको क्या मनाया गया, लीग और अंबेडकर दोनों ने सेलिब्रेट किया। कहा भैया बहुत सही हुआ, चलेगा, मुक्ति मिली तुमसे। क्या मनाए, मुक्ति दिवस मनाए। तो डेट कौन बताएगा मुक्ति दिवस के, दादा बताओ जल्दी, मुक्ति दिवस कब मनाया गया। अभी टीआरई 2 का क्वेश्चन, डेट सही विपुल इंदौरिया, डेटिया बताओ भैया, डेटिया 1939 से काम नहीं चलेगा। 22 दिसंबर, रितु सिंह बहुत बढ़िया, 22 दिसंबर 1939। कौन 16 दिसंबर, संतोष। ठीक है, इसको याद में रखिएगा, ये डेट नहीं, खतरा है, जान लो। अगस्त अगस्त कैसे मार दे रहे हो, अगस्त में भैया बांटो और जाओ ये कहा जा रहा है, वहां से उठा लाए, वाह 16 अगस्त डाल दिए, वही कंफ्यूजन है ना। ये मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, किसके द्वारा, यही लिख लो लाइन मार के, अंबेडकर के द्वारा। है यार, दिसंबर नहीं है, अक्टूबर है भैया, एक खतरा ना कर देना। 22 अक्टूबर, ठीक है ना, 22 अक्टूबर 1939 को, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मनाया जा रहा है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बस बात समझ आ गई। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21वां क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। आप सभी लोगों को बताना, हरिजन सेवक समाज अंबेडकर ने की, जगजीवन राम ने की, या गांधी ने की, या BR सिंधे ने की। हरिजन सेवक संघ कब बन रहा है, 1932 में बन रहा है, 1932 में बन रहा है। और हरिजन सेवक संघ बनाया किसके जा रहा है, गांधी जी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये बेसिकली क्यों बनाया गया था, छुआछूत को खत्म करने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए ये बनाया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, छुआछूत को खत्म करने के लिए। बात समझ आ रही है? ठीक, देखिए पाकिस्तान वाले मुद्दे पे कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, जो 16 अगस्त है वो क्या है, 16 अगस्त को इन्होंने कहा विभाजन करो और जाओ। ठीक है ना, विभाजन करो और जाओ की बात कही थी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कई क्लासेस में पूरी डेट्स बताई, फिर से आप सभी लोगों को बताऊंगा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा पूरा एक तरफ से लिख दूंगा। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये क्वेश्चन जरा देखना है, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा है। भारत के आजाद होने के पश्चात कौन उसका पहला गवर्नर जनरल था, आपको ये बताना है, इसको बताइएगा सभी लोग। ठीक, हाँ, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, बेबल या मेनन। अब ये तो गलत हो जाएंगे, ये तो है ये नहीं है, दो में आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन या श्री राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी को अगर आप देखोगे तो आज़ादी के बाद पहले भारतीय हैं। अगर ऐसे पूछा जाए आज़ादी के बाद फर्स्ट इंडियन कौन है, तो फर्स्ट इंडियन ये थे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए ही लगाएंगे। ठीक है भैया, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है। हड्डियों की पढ़ाई किसके अंतर्गत की जाती है, जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। तो हड्डियों की पढ़ाई किसके अंतर्गत की जाती है, आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है।
देखो ये लॉजी वोजी वाला क्वेश्चन कई सारा पूछता है ना, ओंकोलॉजी ये सब पूछता है, ठीक है, तो इनको सबको थोड़ा ध्यान में रखिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए सभी लोग बताइएगा। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं होता, लाइकेन, विषाणु, वायरस या जीवाणु, बैक्टीरिया या शैवाल, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। कौन सा ऐसा इनमें से है जिसकी सेल में कोई भी एंजाइम ही नहीं पाया जाता है। तगड़ा क्वेश्चन है कि नहीं है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा है आप सभी लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा राइट आंसर। वायरस में नहीं पाया जाता, जबकि लाइकेन में पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर की किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, आप सभी को बताना है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। यकृत में, अस्थिमज्जा में, तितली में लिखा है, तितली नहीं, तितली में, अग्नाशय लिखा है, क्या लिखा है, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय में उपर्युक्त में से कोई नहीं, सभी लोग बताइएगा। तो यकृत, अस्थिमज्जा, तिल्ली, ठीक है, बताइए किसमें पाया जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मतलब WBC, ठीक है, ये क्या करती, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो ये किसमें पाई जाती है, तो ये बताइए सभी लोग। हाँ, बोन मैरो। तो ऑप्शन में जो है उसके अनुसार देना, जो ऑप्शन में नहीं है उसको इसमें नहीं डाल देना, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, दोनों में पाई, क्योंकि पाई कहीं जाती है, पलती बढ़ती कहीं है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आंसर के रूप में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 26वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है। आयोडीन, टेस्टोस्टेरॉन, एड्रिनल, थायरॉक्सिन या इंसुलिन। कौन सा ऐसा इनमें से हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिलती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, तो आयोडीन किसमें मिलती है आप सभी लोगों को बताना है। सभी लोग बताओ। क्वेश्चन अभी ऐसे ही मिलता जुलता मैंने करवाया था कुछ दिन पहले, तो जो ऐसे चुटपुटिया टाइप के क्वेश्चन है उनको मैं सारा करवा रहा हूँ, उन्हीं में से उठा के पूछेगा जनरल पेपर वालों के लिए। ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले आगे, चलो बहुत बढ़िया बात है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 27वां क्वेश्चन देखिएगा। एड्स किसके कारण से होता है, आप लोग बताइए। एड्स किसके कारण से होता है, हेलमिंथ के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण, विषाणु कारण या किसके कारण। तो एड्स किसके कारण होता है, HIV से एड्स होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, वायरस है, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होता है आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, एड्स कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। एड्स को जब आप पढ़ते हैं उसमें S लगा है, S का मतलब होता है सिंड्रोम, सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम मतलब बीमारियों का गुच्छा। एड्स कोई बीमारी नहीं, इसको जान लीजिएगा, ठीक है ना। एड्स बीमारियों का गुच्छा है। जैसे आपको कोई चोट लग जाएगी, वो सही नहीं होगा। जैसे आपके मान लीजिए पैर में कुल्हाड़ी लग गई, वो सही नहीं होगा जब आपको एड्स वाली अवस्था में चले गए। या शुरू में क्या होगा, वो धीरे बहुत समय लग जाएगा सही होने में। कहे भैया सही नहीं हो रहा है, क्योंकि WBC सबसे पहले इसके अंतर्गत शिकार होती है। और एड्स ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, अगर ऐसा कुछ आप करते हैं उसी कारण होगा, ठीक है ना। जबकि किसी भी कारण से अगर ब्लड दोनों का संपर्क में आ रहा है और अगर सामने वाले व्यक्ति को एड्स हुआ है, तो आपको संभावना है एड्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें कोई भी इवेंट, कोई भी घटना ऐसी हो सकती है, इसलिए खून चढ़वाते समय भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक, बात समझ आ रही नहीं समझ रही। एलिसा नामक जांच इसी से संबंधित है, एलिसा नामक जांच इसी से संबंधित है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जरा देखिएगा ध्यान से सभी लोग। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं, कौन कौन सी वे नदियां हैं जो बिहार और यूपी के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। बूढ़ी गंडक, सोन और बागमती, या बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, उत्तरी कोयल, अजय, पुनपुन। कौन सी है भैया सभी लोग बताइए, जो यूपी और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। तो कौन कौन सी है, कर्मनाशा है, गंडक है,
और घाघरा है। कर्मनाशा नाम रख दिया। मैंने आप लोगों के सब ट्रिक से याद करवाया था ना। बिहार स्पेशल की एक लंबी क्लास की डिमांड है, ऐसा है कम से कम 2-3 क्लास करवानी पड़ेगी ना। पिछली बार कल्चर वगैरह नहीं करवाया था, क्वेश्चन ही करवाया था। कल्चर का भी एक थ्योरी वाली मैं डालूंगा इस क्लास, इसकी जल्दी है, पर नोटिफिकेशन जिस दिन आया उस दिन धड़ाम धड़ाम शुरू। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। SST भाई योगेंद्र सर, बस पढ़ते रहिए। क्वेश्चन देखिए भाई साहब, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन कौन सा करता है? तो सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। कौन सा करता है? आंध्र प्रदेश करता है। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है नहीं, इसलिए याद रखिएगा दूसरा ऑप्शन चूज करना नहीं। बोरा जैसे वही रट लो कि सबसे ज्यादा उत्पादन यही करता है, अब मार के चले आओ जब पूछे और ऑप्शन दूसरा डाल दे तब भी ध्यान रखिएगा। जब ये नहीं है तो आपको बी लगाना है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए और फटाफट सभी लोग बताइएगा। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए फेमस था? अफीम, सोरा, ये सब बहुत ज्यादा अंग्रेजी क्या करते थे? अंग्रेज लोग इसका बहुत ज्यादा व्यापार किया करते थे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इसको बताइए सभी लोग। तो अफीम का उत्पादन कहां पर होता था? बिहार में, दक्षिण भारत में, या गुजरात में, या असम में? इसको बताइएगा सभी लोग। तो अफीम का उत्पादन कहां पर होता है सबसे ज्यादा? याद में रखिएगा बिहार में। पहले बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। पहले बंगाल के ही अंतर्गत कौन कौन आते थे? तो पहले बंगाल के ही अंतर्गत बिहार भी आता था, तो बिहार के ही अंतर्गत झारखंड आता था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसी में ओडिशा आता था, जो उड़ीसा जिसे आप बोलते हो। ठीक है, और कुछ समय के लिए इसी में असम भी रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप इनकी समस्याएं देखोगे ना तो एक जैसी हैं, इनकी प्रॉब्लम्स लगभग लगभग एक जैसी हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? ठीक है, चलो भैया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31वां क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए क्या कह रहा है। कह रहा 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855-56 में आप सभी लोग पढ़ते हो, 55-56 में क्या हुआ? संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ। ठीक है ना, इसमें कौन कौन थे भाई साहब? सिद्धू कानू, भैरव चांद, ठीक है, ये थे। इन्होंने किसको मारा था? कैप्टन बारो को मारा था। ठीक है, मेजर बारो को मारा था। ठीक है ना, बारो जाता है, लड़ता है, लेकिन उसको हरा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत बर्बरता पूर्वक अंग्रेज लोग इसका दमन करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये बंगाल बिहार वाले रीजन में पूरा का पूरा ये विस्तृत था, इसीलिए जब बंगाल देता है तो आप बंगाल उत्तर लगाते हो, अगर कभी बंगाल नहीं तो आप बिहार भी उत्तर लगाते हो। बेसिकली इन्हीं से लगा हुआ है संथाल परगना। ठीक है ना, तो संथाल परगने में ये लोग रहते थे, वहीं पर इन्होंने विद्रोह शुरू किया था। क्वेश्चन देखिएगा जरा सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, कुंवर सिंह जिन्होंने 1857 में जगदीशपुर रियासत से नेतृत्व किया था। किससे? जगदीशपुर रियासत से नेतृत्व किया। कल यही पूछा गया था और हर पेपर में आ रहा है। उनकी मृत्यु कब हुई थी आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1858, मई, जून, या एक चीज तो क्लियर कर दिया उसने, 1858 में ही हुई। ठीक, तभी तो इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह जो है विद्रोह में शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? अमर सिंह इनके विद्रोह में शामिल होते हैं, इन्हीं के भाई थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। 33वां क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए सभी लोग क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी मतलब HSRA की बैठक में भाग लिया था। HSRA का गठन कब हुआ? 1928। कब गठन हुआ? 1928 में इसका गठन हुआ। कहाँ पर? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसका गठन हुआ, इसको याद में
रखिएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, फणींद्र नाथ घोष, इसको याद रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, इसी में से आप देखेंगे सचिंद्र सान्याल का नाम आता है, जो एचआरए में मुख्य रूप से शामिल थे। ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा। ठीक, और अनुशीलन समिति की एक ब्रांच खुलवाए थे वहां पे बिहार में। तो ये सब क्वेश्चन को आप रिलेट करोगे अगर, और रिलेट तभी कर पाओगे जब लगातार पढ़ोगे, लगातार पढ़ोगे रिलेट कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भैया थोड़ा एसी चला दो यार। चलो देखो, 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कृपलानी के द्वारा, अबुल कलाम आजाद के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? आप सभी लोगों को बताना है किसने अध्यक्षता की थी। तगड़ा क्वेश्चन है ना, ये ABC सही करके देना, ये जो गलत लिख दिया गया है ABCD ही देना। ठीक है, बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ध्यान रखना। ये तो क्वेश्चन खतरा वाला आ गया कि नहीं आ गया? खतरा वाला क्वेश्चन आ गया, देखो लौट गए सारे लोग। ठीक है, कांग्रेस के अगर अध्यक्ष की बात करें, सर्वाधिक समय तक अध्यक्षता किसने की? सर्वाधिक समय तक अध्यक्षता किसने की? तो भाई साहब अबुल कलाम आजाद ने। किसने की? अबुल कलाम आजाद ने की, इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने 1940 से 46 तक इन्होंने अध्यक्षता की। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की कांग्रेस की, सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की, तो सर्वाधिक बार में दो नाम आते हैं, एक तो जवाहरलाल नेहरू का, और दूसरा एक आता है दादा भाई नौरोजी का। ठीक है ना, दोनों ने 3 बार अध्यक्षता की, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तिलक ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस की कभी अध्यक्षता नहीं की। ठीक है ना, संयोग ही नहीं मिल पाया उनको अध्यक्ष बनने का। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था उनका क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी स्वभाव जो है उनका, वो बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है, और उसको धर्म और संप्रदाय से जोड़कर कांग्रेस देखती थी। वो मानती थी कि अगर तिलक को अध्यक्ष बनाया गया तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, 35वां क्वेश्चन देखिए सभी लोग बताइए। देखिए आपके सामने एक वैकेंसी है और निश्चित रूप से TRE 5 की संभावना पूरी है। ठीक है, ये सिर्फ जब पूरी वैकेंसी डिटेल आपके पास होती तो आप एक अनुमान भी लगा सकते हैं। मुझे लगता है TRE 4 में हो सकता है थोड़ा सा पद 1 के आसपास कर दिया जाए तो 10-20 हज़ार जो पद बचेंगे वो TRE 5 में भी ऐड किए जा सकते हैं। उम्मीद यही कि 1-20 के आसपास पद आपको TRE 4 में देखने को मिलेंगे, 1,20,000 के आसपास। ठीक है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी यार, 1,20,000 तो पद बहुत होता है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? किस स्थान पर 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो कहां पर हुआ था 1922 में अधिवेशन? गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने, CR दास ने। CR दास के बारे में एक तो याद रखिएगा, ये किसके गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनकी एक किताब है, जरा उस किताब का नाम बताना। इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम जरा मुझे बताना। बताओ सभी लोग। अस्सी हजार लिख पेपर में, लिख पेपर से जिंदगी थोड़ी चलती है। भूल गए? सही किए। हाँ, इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो, हाँ धीरे धीरे पढ़ते रहोगे सब आता रहेगा, इसी में भूलते रहोगे, इसी में सीखते रहोगे ना। हाँ, भूलना सीखना सब लगा रहेगा। ठीक है, चलो भैया, तो 5 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लेके आया था, आप सभी लोगों ने लगता है तेज आज पढ़ा दिया ज्यादा।
35 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन ठीक है, 35-40 ऐसे होते रहते हैं, ठीक। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक, समझे नहीं समझे? ठीक। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आइए लिस्ट देख लेते हैं जरा, कौन कौन कितना नंबर पाया है, ठीक है। चलो आइए, ठीक है। सोनी पटेल को मिला है सोना, मैच भी कर रहा है। सोनी पटेल को सोना मिल गया भैया, पृष्टि खान को चांदी मिल गया, दीपा ठाकुर कांसा मिल गया, विकास शर्मा, सत्या त्रिपाठी, अमित दीक्षित, सबा फिरदौश, सीमा गुप्ता, तृप्ति साहू, आदित्य, ठीक है, रामानंद कुमार, ठीक है, बहुत बढ़िया। सब लोग पढ़ते रहो, जितने भी लोग हमारे साथ हैं। थोड़ा पोल में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता तो ऐसे आप कमेंट में उत्तर देते रहा करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आंसर करते रहिए जितने भी लोग हमारे साथ हैं। आप पॉलिटी क्लास में नाते, कौन सा पॉलिटी क्लास? पॉलिटी क्वेश्चन बोलो तो हूँ, कल करवाऊंगा, ठीक है। तो जितने लोग हमारे साथ हैं सभी लोग बस पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर। चलो, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आज की क्लास। शुक्रिया।